सेकंड 20 मार्च के आसपास आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं आ रही है, तुम्हें भी याद नहीं रखनी है एग्जैक्ट, सिर्फ घोषणा करते हैं, इनके द्वारा घोषणा की जाती है, किसके द्वारा? माउंटबेटन के द्वारा। ये विल सून, हम जल्दी ही भारत को दो हिस्सों में विभाजित कर देंगे, भारत को, ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करके भारत को दो हिस्सों में डिवाइड करके क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे, आजाद कर देंगे, ठीक है। भारत और पाकिस्तान, इसने नाम दिए थे, इसने नाम दिए थे भारत और पाकिस्तान, भारत एंड पाकिस्तान, ये कहा गया था। अच्छा, पाकिस्तान कहां से आया ये मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा सा रुको, ठीक है। ये बात समझो पहले, भारत, ठीक है, भारत को समझो, ठीक है, भारत समझो बेटा। 1 मार्च में नहीं बनाया गया था, ये लगभग 22 मार्च के आसपास आया था, 20 मार्च के आसपास आया था, ठीक है। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं आ रही है, तुम्हें भी याद नहीं रखनी है एग्जैक्ट, सिर्फ मार्च याद रखना है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान अलग देश बनाए जाएंगे। एक और बात, इसमें ये नहीं कहा गया था कि भारत को और पाकिस्तान को 14 और 15 तारीख को आजाद किया जाएगा, ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ था इस पूरे एक्ट में, ठीक है। चलिए, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर माउंटबेटन ने ऐसा क्यों किया, भारत को दो टुकड़ों में आजाद करने की बात कैसे आई? तो मेरे बच्चे, भारत को दो टुकड़ों में आजाद करने की जो बात है वो आपको कई बहुत लंबे समय पहले से देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी आपको 1935 से। कहां से? 1935 से, खैर 1930, 1935, 1940, 1941 इन सब में देखने को मिलेगी। अभी मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा, अभी सबसे पहले इस टॉपिक को पूरा करूंगा, अभी उसको भी मैं क्लियर करूंगा। लेकिन अभी मैं यहां बता दूं कि अगर ये भारत को दो हिस्सों में आजाद ना करके भारत को एक हिस्से में आजाद कर देता, तो मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के बीच में जो बढ़ती हुई डिस्प्यूट थे ना, वो भारत को तानाशाह प्रतीक बना देते, ठीक है। फिर भारत के अंदर डेमोक्रेसी स्थापित नहीं रह पाती। उन दोनों का ही मत ये था कि उनको प्रधानमंत्री बनना था, ठीक है। एक बहुत बड़ा फेमस अनाउंसमेंट है जो एंटी गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा कहा गया था। उन्होंने ये कहा था कि हम जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर स्वीकार कर सकते हैं अगर जिन्ना इस बात पे एग्री होता हो। तो जिन्ना ने आवेश में आकर ये कह दिया था कि मैं भारत के अंदर भारतीयों के साथ, हिंदुओं के साथ एक पल भी नहीं रुक सकता। तो उस स्टेटमेंट के बाद जवाहरलाल नेहरू ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं उनको एक राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त, एक राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करूं। तो बहुत सियासत थी यार, जैसे देश बनने थे। दूसरी चीज जो माउंटबेटन था, ठीक है, माउंटबेटन था, इसकी जो वाइफ थी, ठीक है, इसकी जो वाइफ थी, इसकी जो पूरी फैमिली थी, उसके अच्छे रिलेशन से दोनों ही फैमिली के साथ, जैसे मैं बात करूं जवाहरलाल नेहरू के साथ भी और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी, इस वजह से दो देश बनने तो निश्चित थे। वो बहुत पुरानी पॉलिसी, बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। चलो क्लियर है मामला, हां, डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये कब बना था? 24 मार्च 1947, ओके भाई, याद रखना कब बना था? 24 मार्च 1947। इसके अंदर घोषणा की गई, प्लस इसके अंदर ये भी घोषणा की गई थी कि असम में, असम क्षेत्र में तथा संयुक्त प्रांत में, यूपी क्षेत्र में, यूपी क्षेत्र में क्या होंगे? यूपी क्षेत्र में वोटिंग होगी। किस तरीके की वोटिंग होगी कि जिसको जहां जाना है वो जा सकता है, जिसको पाकिस्तान में जाना है वो यहां वोट करके पाकिस्तान चला जाए, जिसको हिंदुस्तान में जाना है वो यहां वोट करके हिंदुस्तान चला जाए, ठीक है। और यहीं के बाद लोगों ने स्विच होना शुरू कर दिया था, धीरे 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 लोगों ने स्विच होना शुरू कर दिया था। इसके बाद 4 जुलाई, ठीक है, 4 जुलाई 1947 में ब्रिटेन की संसद में एक विधेयक आता है। ब्रिटेन की संसद में एक विधेयक आता है। ब्रिटेन की संसद में क्या आता है? ब्रिटेन की संसद में एक विधेयक आता है, ठीक है। क्या आता है? ब्रिटेन की संसद में एक विधेयक आता है, एक बिल आता है। क्या आता है? बिल आता है। विधेयक कौन सा होता है? उस बिल का नाम क्या था? इंडिया इंडिपेंडेंस बिल, इंडिया इंडिपेंडेंस बिल, इंडिपेंडेंस बिल। इस बिल को पारित कर दिया जाता है, बिल को पास मान लिया जाता है। इसके बाद 18 जुलाई में ये पूर्ण रूप से पारित होकर भारत में आता है, ठीक है। पूर्ण पारित मान लिया जाता है, पूर्ण पारित इसको मान लिया जाता है, ठीक है मेरे भाई, 1947। और इसके अंदर डेट्स लिखी हुई थी, ये वो एक्ट था जिसमें डेट्स का जिक्र किया गया था। इसमें लिखी हुई थी डेट्स कि 14 अगस्त को पाकिस्तान बनेगा, 14 अगस्त को पाकिस्तान बनेगा, और 15 अगस्त को क्या बनेगा मेरे बच्चे? 15 अगस्त को इंडिया बनेगा। 14 अगस्त को क्या बनेगा? पाकिस्तान, और 15 अगस्त को क्या बनेगा? इंडिया। ये बात नहीं थी, क्लियर? समझ में आई बात? चलिए सर, गॉडसे वाला सीन भी बताइए सर। गॉडसे वाला जो सीन है वो 1948 में था, ठीक है। 1948 में गांधी जी का असैसिनेशन कर दिया गया था, दैट वाज डन बाय नाथूराम गॉडसे जी। और उसके अंदर देखो, अब यहाँ पे ये मत कहना कि सर आप इनको जीक्यू लगा रहे हैं, ठीक है। मैं तो गांधी जी को भी जी लगा रहा हूं, समझ रहे हो? आजकल बिस्कुट को भी पार्ले जी लगाते हैं, तो भाई वो तो जस्ट कॉमन सेंस, ठीक है। हाँ वेल, हुआ क्या था, नाथूराम गॉडसे का ये कहना था कि बेसिकली मैंने गांधी जी को इसलिए मारा है, बहुत शॉर्ट में बता देता हूं आपको, क्योंकि उन्होंने दोनों लोगों को मिलाने के चक्कर में एक पक्ष के हितों के बारे में कभी नहीं सोचा, और दैट वाज हिंदुस्तान। उन्होंने कभी हिंदुस्तान के पक्ष के बारे में नहीं सोचा, ऐसा नाथूराम गॉडसे का कहना था। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट नोट करो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा सर एकदम से पाकिस्तान फिगर में कैसे है? हाउ पाकिस्तान फॉर्म्ड, हेडिंग डालो, हाउ पाकिस्तान फॉर्म्ड, हाउ पाकिस्तान फॉर्म्ड। अगर पाकिस्तान की जो विचारधारा है वो कहां से आती है? देख, बहुत ध्यान से समझना, अगर दिमाग है तो उसका इस्तेमाल करना, ठीक है। चलिए, ठीक है, पूरा दिमाग है तो उसका इस्तेमाल जरूर करना। देखो 1906 में आपको पता है क्या बना? 1906 में मुस्लिम लीग बनी। क्या बना? मुस्लिम लीग बनी, ठीक है। इससे पहले ये लिखना, ठीक है। 1905 में आपको क्या देखना? 1905 में बंगाल विभाजन। क्या हुआ? बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है। चलो, बंगाल विभाजन 1905 में, बंगाल विभाजन 1906 में मुस्लिम लीग। ये चीज क्या दर्शाती है? यहां के बाद, इस समय के बाद से जो हिंदू मुस्लिम पक्ष थे वो बन चुके थे, हिंदू एंड मुस्लिम पक्ष थे वो बन चुके थे, पक्ष थे वो बना दिए गए थे, ठीक है। ये बेसिकली गलतफहमी थी जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया के लोगों के दिमाग में भरी गई कि हिंदू अलग होते हैं, मुस्लिम अलग होते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझो। उसके बाद चीजें चलती रही, लेकिन पहली बार जब पाकिस्तान की बात आई, जो पहली बार यहाँ इन लोगों के बीच में डिस्प्यूट थे। हर घर में लड़ाई होती है, ऐसा कौन सा घर है जिसमें लड़ाई नहीं होती? इस घर में भी लड़ाई हो रही थी, होती रहती, आज भी लड़ाई होती है, कांग्रेस लड़ाई करती है, बीजेपी लड़ाई करती है, आपस में वाद विवाद चलते रहते हैं। वही इस टाइम पर चल रहा था। इस टाइम पर कभी किसी के दिमाग में ये नहीं था, 1930 तक किसी के दिमाग में ये नहीं था कि हम एक सेपरेट नेशन की मांग कर रहे हैं, हम एक सेपरेट नेशन की मांग कर रहे हैं। लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा बदलाव होता है। मोहम्मद इकबाल के द्वारा 1930 में एक भाषण दिया जाता है। 1930 में मोहम्मद इकबाल के द्वारा, मोहम्मद इकबाल एक पर्सन है, आप जानते होंगे, मोहम्मद इकबाल के द्वारा एक भाषण दिया जाता है, एक भाषण दिया जाता है। और ये भाषण कहां दिया गया था? दैट वाज डन इन इलाहाबाद। और इन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ रखना सबसे बड़ी बेवकूफी है, ठीक है। हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ रखना सबसे बड़ी बेवकूफी है। देन इट विल बी बेटर कि हमें दो अलग अलग राष्ट्र मिल जाए, टू राष्ट्र मिल जाए। तो ये जो है ना डुअल नेशन थ्योरी, ये पहली बार यहीं से देखने को मिली थी। जो डुअल नेशन थ्योरी है ना, डुअल नेशन थ्योरी पहली बार आपको यहां से देखने को मिली। इसको समर्थन दिया गया 1932 में, इसको समर्थन दिया गया 1932 में। 1932 में इसको समर्थन दिया जाता है रहमत अली चौधरी के द्वारा, ठीक है। रहमत अली नाम था, चौधरी तो नहीं था, ठीक है। रहमत अली नाम था बेसिकली। रहमत अली कौन सा? कैम्ब्रिज का छात्र था। कैम्ब्रिज क्या है? एक यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज का छात्र था, कैम्ब्रिज का छात्र था, ठीक है।
ठीक है 1932 में चल क्या रहा था सब 1932 में एक समिट हुई थी, ठीक है गोलमेज सम्मेलन में ये शब्द देता है, गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है कहां हुआ था गोलमेज सम्मेलन, ठीक है गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ था सर, गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो ब्रिटेन में हुआ था, इसके अंदर रहमत अली के द्वारा नाम दिया जाता है पाकिस्तान, पाकिस्तान नाम पहली बार आया, पाकिस्तान नाम पहली बार आया, ठीक है याद रखना पहली बार, पाकिस्तान नाम का मूल अर्थ भी है पर वो जानना जरूरी नहीं, इस पर चीजें रुकी नहीं, इस पर चीजें और ज्यादा बहस होती रही, इसी मुद्दे पर और ज्यादा बहस चलती रही, ठीक है और ज्यादा बहस इस पर चलती रही, और इसके बाद 1940 का एक लाहौर अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, 1940 लाहौर अधिवेशन ऑफ मुस्लिम लीग, लाहौर अधिवेशन क्या होता है, एक लाहौर अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, इसका मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, ठीक है चलो लाहौर अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, और मेरे बच्चे ये अधिवेशन कौन लीड करता है, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, और यहाँ से निकल के आता है आपका, यहाँ पे प्रबल तरीके से कह दिया था 1940 में कि हम कभी भी साथ में नहीं रह सकते, इन्होंने कह दिया था कि हमें पाकिस्तान चाहिए तो चाहिए, यहाँ से पाकिस्तान सबसे बड़ी फॉर्मेशन होती है 1940 इस अधिवेशन के बाद, और आपको रिजल्ट पता है इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ 14 अगस्त को बना, 14 अगस्त को क्या बना पाकिस्तान, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, ठीक है चलो क्लियर है, ठीक है चलो ठीक है, अधिवेशन में इंग्लिश में क्या कहते हैं, अधिवेशन में क्या लिखा है लाहौर अधिवेशन, ठीक है बेटा इसको बोलते हैं समिट, लाहौर समिट, लाहौर समिट, लाहौर समिट, ठीक है क्लियर, ये आपको क्लियर समझ में आ गया, ठीक है अब इस बात को हल्का पीछे छोड़ो, अब वापस आते हैं इस पे, तो बच्चे जब 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया, 15 अगस्त को इंडिया बन गया, ठीक है अब यहाँ पे थोड़ी सी आफ्टर पार्टीशन संविधान सभा में चेंज हो गए, अब आफ्टर पार्टीशन दो चीज हो गई, आफ्टर पार्टीशन जैसे ही आपका पार्टीशन होता है अब दो चीज सबसे बड़ी है, एक तो अंतरिम सरकार, अब नई अंतरिम सरकार चाहिए, नई अंतरिम सरकार चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ नई अंतरिम सरकार चाहिए, अब नई अंतरिम सरकार चाहिए, ठीक है नई अंतरिम सरकार चाहिए, और नई अंतरिम सरकार के बाद दूसरी चीज चाहिए वो चाहिए सर नई संविधान सभा, नई संविधान सभा, नई संविधान सभा भी चाहिए, नई अंतरिम सरकार भी चाहिए, नई संविधान सभा भी चाहिए, ठीक है तो अंतरिम सरकार को तो बेटा यहाँ लिख लो आप, नई अंतरिम सरकार को तो यहाँ लिख लो, यहाँ पे मैं लीडर्स के नाम लिख देता हूँ, अध्यक्ष कौन था नई अंतरिम सरकार का, अध्यक्ष थे सर जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री कौन था, गृह मंत्री, गृह मंत्री सर गृह मंत्री आपको देखने को मिलते हैं सरदार पटेल, सरदार पटेल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है सर खाद्य मंत्री आपको कौन देखने को मिलते हैं, खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री, खाद्य कृषि किसके पास है सर, वो आपको देखने को मिलते हैं राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद, कानून मंत्री आपको कौन देखने को मिलते हैं, कानून सर कानून मंत्री आपको देखने को मिलते हैं भीमराव अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर, रक्षा मंत्री आपको कौन देखने को मिलते हैं, रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर आपको कौन देखने को मिलते हैं, दैट वाज बलदेव सिंह जी, बलदेव सिंह जी देखने को मिलते हैं, इसके बाद आपको ठीक है शिक्षा मंत्री कौन देखने को मिलते हैं, शिक्षा, शिक्षा मंत्री आपको देखने को मिलते हैं जी, सिंपल शब्दों में अगर आप याद रखो, सिंपल शब्दों में अगर आप याद रखो उनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना आजाद, मौलाना आजाद अबुल कलाम आजाद पूरा नाम, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता, ठीक है राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है इसके अलावा स्वास्थ्य के बाद और कौन सा विभाग आपका रह जाता है, ठीक है जो फेमस 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 विभाग है वही लिख लो, सारे विभाग लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है वित्त मंत्री रह गए, ठीक है आर के षटमुख शेट्टी, वित्त मंत्री कौन देखने को मिलते हैं, आर के शेट्टी, आर के शेट्टी, ठीक है आर के शेट्टी आपको देखने को मिलते हैं, उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग वाले श्यामा प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है इंपॉर्टेंटली मेन लीडर्स तो बेटा यही थे, मेन लीडर जो थे वो यही थे, इसके अलावा आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलते, ठीक है चलो ठीक है चलो लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, संचार मंत्री थे, ठीक है संचार मंत्री आपको कौन देखने को मिलते हैं, वाणिज्य मंत्री सी.एच. भाभा, वाणिज्य मंत्री आपको सी.एच. भाभा देखने को मिलते हैं, वाणिज्य भाभा देखने को मिलते हैं, सी.एच. भाभा देखने को मिलते हैं, ठीक है चलो इसके अलावा संचार मंत्री, ठीक है संचार कौन देखने को मिलते हैं, रफी अहमद किदवई, संचार मंत्री आपको कौन देखने को मिलते हैं, रफी अहमद किदवई लिख लो, रफी अहमद, रफी अहमद पूरा नाम है रफी अहमद किदवई, समझ में आ रहा है लिखा हुआ, चलिए बताओ जो लिखा हुआ है समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया चलो आगे समझ में आ रहा है, ठीक है रेल, ये जॉनसन तो रेल के पीछे पड़ा हुआ है, ले भाई रेल, ठीक है रेल मंत्री कौन थे, रेल मंत्री कौन थे भाई, रेल मंत्री थे आपको जॉन मथाई, लिख ले भाई तो रेल मंत्री लिखो भाई, ठीक है जॉन मथाई थे, जॉन मथाई, ठीक है खनन मंत्री में जो लिखना चाहिए लिख लेना, डॉक्टर एलवी गॉडगिल थे, ठीक है डॉक्टर एलवी गॉडगिल थे, जो भी ऐसा व्यक्ति है जो लिखना चाहता है कार्य खनन मंत्री वो लिख लेना, खनन मंत्री यहाँ लिख देते हैं खनन मंत्री, खनन खनन मंत्रालय किसके पास था सर, खनन मंत्री था डॉक्टर वी एन गॉडगिल, गॉडगिल, ठीक है ये तो भाई अंतरिम सरकार बन गई, ये जो अंतरिम सरकार बनी है सर ये 1947 की बनी है, उंगलियों पर याद होनी चाहिए नाम, जैसे अभी मैंने बताया, नई संविधान सभा, देखो एक बात बताओ जो 1946 की संविधान सभा थी, जो 1946 की संविधान सभा थी इसमें आपको कौन देखने को मिला सर, इसमें मुस्लिम लीग भी थी, कांग्रेस भी थी, ठीक है इसमें जो थी मुस्लिम लीग भी थी और इसमें कांग्रेस भी थी है जी, और इसमें अन्य दल भी थे, हाँ जी क्लियर, हाँ सर कोई दिक्कत नो सर, तो सर अब क्या होगा, देश तो आजाद हो गया बेटा, आजादी के बाद 1947 आजादी के बाद मामला बदल जाएगा, मामला कैसे बदल जाएगा, अरे भैया मामला ऐसे बदल जाएगा कि आजादी के बाद की जो लीडरशिप है वो अलग लेवल पे चलेगी, तो 389 जो लोग हैं वो पहले थे, पहले 1946 में थे, अब वर्तमान में हो जाएंगे 299, यह वर्तमान, ये क्या वर्तमान है, ये वर्तमान यानी 1947, अब इसका जो प्रचार प्रसार वो भी अलग होगा, इसमें से 229 तो ऐसे होंगे जो प्रांतों के लिए थे, ब्रिटिश प्रांतों के लिए, और इसमें से 70 सीटें ऐसी होंगी जो देसी रियासतों के लिए, देसी रियासतों के लिए, अब देसी रियासत क्या है बेटा, इनको बोलते हैं प्रिंसली रूल्ड स्टेट, प्रिंसली रूल्ड स्टेट, प्रिंसली रूल्ड स्टेट क्या हुआ करती थी बेसिकली बेटा, प्रिंसली रूल्ड स्टेट ऐसी सरकारें हुआ करती थी जिनको ब्रिटिश सरकार डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रही थी, बस उन पर अटैक ना करने के लिए पैसे ले रही थी, टैक्स ले रही थी, चलिए सर आपने प्रीवियस क्लास में ये सबका सब लिखवा दिया था, काश उस क्लास में आपने दिमाग का इस्तेमाल किया होता बेटा, नहीं किया था, अच्छा करना चाहिए था बेटा, ये जो अंतिम सरकार है ये कौन सी है बेटा, 1947, बेटा आप जैसे बच्चों के लिए ना मैं पुरानी क्लास में लिखा हुआ लेके आता हूं, ठीक है पुरानी क्लास में लिखा हुआ लेके आता हूं, देखना बेटा अंतिम सरकार में मैंने क्या लिखा था कि इंडिया में दो अंतिम सरकार बनी, एक 1946 में जिसका उद्देश्य भारत की आजादी दिलाना था, एक 1947 में जिसका उद्देश्य था संविधान में लागू रहने तक रहना, ये वही बात है, समझ में आई बात, शाबाश, ठीक है ऐसे धीरे धीरे समझते रहा करो, कोई बात नहीं, ठीक है यहाँ तक चीजें क्लियर है, अब संविधान सभा के कार्य देखिए, अब इसमें मुस्लिम कहां से आ गए, बेसिकली इसी वजह से, ठीक है इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग पार्टीशंस के अंदर बातें थी और वो बातें खराब थी, मैं बताता हूं होता क्या, ठीक है चलो मैं बताता हूं होता क्या बेटा, होता ये है कि जो 1947 का आप ये एक्ट देख रहे हैं, जो 1947 का ये एक्ट आया, ठीक है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इसमें ये कहा गया था कि जो व्यक्ति जहां रहना चाहे वो रह सकता है, जो जहां रहना चाहे रह सकता है,
रहना चाहे रह सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं लगाई गई थी कि अगर कोई मुस्लिम है तो यहाँ रहेगा, कोई नहीं है तो वहाँ रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। चलिए ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर। इसके बाद आप देखते हैं संविधान सभा। सीधे तौर पर देखते हैं संविधान सभा की कार्य तथा कार्य में कार्यवाही। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क एंड प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स प्रोसीडिंग्स वर्क एंड प्रोसीडिंग्स आप देख लेंगे किसकी, संविधान सभा के कार्य में कार्यवाही की। तो सर संविधान सभा का जो कार्य और कार्यवाही है वो प्रारंभ कब से हुआ था सर? प्रारंभ तो सब बनने के साथ ही हो गया था। प्रारंभ कब से हुआ था? सब बनने के साथ ही हो गया था 1946 में। तो संविधान सभा की सबसे पहले बैठक का जिक्र कर लें। मैं सही बात है बेटा, बैठक का जिक्र कर लो। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। तो अभी तो 1947 में आ गए थे, अब तो आप हमें खींच खींच के फिर वापस लेके जा रहे हो। अब तो आप हमें खींच खींच के फिर वापस लेके जा रहे हो। चलिए ठीक है, आप तो खींच खींच के वापस लेके बेटा, मैं इसलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि संविधान सभा की बात है। आप किसकी बात है? संविधान सभा की बात है। तो संविधान सभा के अंदर बात को समझना पड़ेगा आपको, है जी, बात को समझो। तो 9 दिसंबर 1946 के अंदर पहली मीटिंग हुई। दूसरी मीटिंग इसमें कब होती है? दूसरी मीटिंग इसमें कब होती है? दूसरी जो मीटिंग होती है वो होती है 11 दिसंबर 1946। ठीक है, और जो तीसरी मीटिंग होती है, थर्ड मीटिंग जो होती है, तीसरी जो मीटिंग होती है वो होती है 13 दिसंबर 1946। ठीक है, दो मीटिंग आपको अभी बता दूंगा, तीसरी मीटिंग थोड़ी बढ़िया तो कल उसको एक्सप्लेन करेंगे। पहली मीटिंग में क्या हुआ था? इंपोर्टेंट वर्क लिख लो बस इसके, जो वर्तमान में अभी कुछ दिन पहले तक संसद रहा करता था, वहां पे मीटिंग हुई थी। अब 1946 में जो हुई है इसमें इंपोर्टेंट वर्क, पहला इंपोर्टेंट वर्क तो ये है, इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। बेसिकली हुआ क्या था, चुना तो जाना था राजेंद्र प्रसाद को, लेकिन वो किसी कारण से आ नहीं पाए थे। दूसरा, इसका जो विरोध है, इसका विरोध किसने किया? इसका विरोध, इस मीटिंग का विरोध। ठीक है, इसका विरोध यानी मीटिंग का, इस मीटिंग का जो विरोध है वो किसके द्वारा किया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया। मुस्लिम लीग ने कहा कि ये राष्ट्र की नहीं, ये हिंदुओं की मीटिंग है। तीसरा, इसमें कुल सदस्य कितने थे? तो इसमें कुल सदस्य कितने थे बेटा? कुल सदस्य इस मीटिंग में थे 207। क्योंकि इस मीटिंग का विरोध किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, इस वजह से ये मीटिंग असफल हो गई थी। इस वजह से ये मीटिंग असफल हो गई थी, इस विरोध के कारण। ठीक है, सेकंड में आपको देखने को क्या मिलेगा? संविधान का क्या, सेकंड में आपको देखने को मिलेगा संविधान का कौन कौन मेरे भैया? संविधान का देखो मेरे भाई, इसके अंदर संविधान का जो संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो किसको चुना गया? संविधान सभा अध्यक्ष स्थायी चुना गया राजेंद्र प्रसाद जी को, राजेंद्र बाबू जी को, राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसको चुना गया? एचसी मुखर्जी, नाम था एचसी मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है भाई, और संवैधानिक सलाहकार किसको चुना गया? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार किसको चुना गया? इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। किसको चुना गया? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। सर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर चुना गया था बी एन राव को, बी एन राव। ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ, इसके बाद जो 13 दिसंबर है, इसके अंदर सबसे अहम भूमिका किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की। अहम भूमिका किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनके द्वारा ही ये भाषण दिया गया था कि भारत एक पूर्ण स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न गणराज्य है, हमारे ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं है। ये कहा गया था किसने? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। और अहम भूमिका ये थी कि जवाहरलाल नेहरू ने इस मीटिंग के अंदर उद्देश्य प्रस्ताविका पारित की, उद्देश्य प्रस्ताविका पेश की। उद्देश्य प्रस्ताविका इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो आगे चल के संविधान का क्या माना गया? आगे चल के संविधान की प्रस्तावना मानी गई। एक बात याद रखना कि जो उद्देश्य प्रस्ताविका है इसको पारित कब माना गया था? ये पारित हो गई है बेटा, इसको पारित माना गया था 22 जनवरी 1947 में, जनवरी 1947 में। कब माना गया था? 22 जनवरी 1947 में। बहुत समय लग गया था इसको पारित कराने में, 22 जनवरी 1947, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा बहुत और फैक्ट है जो 13 दिसंबर से लेकर के हम आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, कल की क्लास आपकी और लगेगी, मतलब कल की क्लास मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास आपकी जब भी लूंगा, मंडे में लूंगा, उस क्लास के अंदर थोड़ी सी बातें आपको प्रस्तावना के बारे में बताऊंगा, संविधान के स्वरूप के बारे में बताऊंगा। उसके बाद उससे अगली क्लास से आपके एक एक करके आर्टिकल पढ़ाना शुरू जो आपको बेसिकली चाहिए, आपको वही चाहिए ना, चीजों को याद रखना। ठीक है, चलो अब जो भी जिस बच्चे के डाउट है अपने डाउट को पेश किया जाए। आपके जो डाउट है आप फटाफट बताइए, आपके सभी डाउटों को निवारण करने के लिए मैं आप लोगों को समझ चेष्टा का कहना है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, और अच्छे से समझ। सर जी आपने 1853 की विधायी परिषद में 12 सदस्य बताए थे। अच्छा, तो क्या समस्या है बेटा इसमें बताना एक बार। चलो बेटा, जो 12 सदस्यों का जिक्र आप कर रही हैं उसके थोड़ा नीचे देखना, मैंने क्या लिखा है कि उसमें विधायी परिषद में सदस्यों में बदलाव किया गया था। एक बार देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बताइए। दीपिका, जो भी कोई डाउट है वो पूछ लो बेटा। जिस बच्चे को क्लास में अच्छा लगा हो, कोई समस्या नहीं है, वो आराम से बेटा जा सकते हो। तो पॉलिटिकल सिलेबस कितना परसेंट बाकी है अभी बेटा? 10 क्लासों में पॉलिटी कौन कराता है आपको? क्योंकि आज 10वीं क्लास थी। सर बंटवारे के टाइम इतने लोग क्यों मारे गए? एक्चुअली क्या था, बंटवारे के टाइम लोगों को ये नहीं पता था कि वो जहां रह रहे हैं वहां रह सकते हैं। उनको ये लगा था कि हिंदुओं को यहाँ पे रहना है और मुस्लिमों को भाग जाना है। तो सूचना के अभाव के कारण ऐसा हुआ, ट्रेनें भर भर के जाने लगी, लोगों में छीना झपटी होने लगी कि मैं पहले पहुंचाऊं, मैं पहले पहुंचाऊं। चलिए चलो भाई, सर ये सभी मिनिस्टर 1952 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेटा सारे नहीं थे, काफी सारे मिनिस्टर्स में से सेम आपको 1952 के जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में देखने को मिले। सर 1947 के ऊपर क्या लिखा है बेटा? 22 जनवरी लिखा है जॉनसन। हाँ बेटा जॉनसन को याद है, वेरी गुड। सर चलो चलिए, बहुत कर लिया प्रश्न। अब एक जंग मोहब्बत के नाम, ये सतनेश का कहना है। सतनेश बेटा भाला फेंक के मार दूंगा और इस मोहब्बत की जंग को आप हार जाओगे। ये तो बेस है सर बिल्डिंग के लिए, बिल्कुल जी। ठीक है, बिल्कुल। मोहम्मद अली जिन्ना उसका कारण था बेटा। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा बहुत सारी ऐसी स्पीच दी गई जिनको हेट स्पीच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हेट स्पीच के नाम से जाना जाता है। 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक स्पीच दी थी अपने मरने से ठीक 1 महीने के आसपास समय से पहले। 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हुई है, उससे पहले उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो उर्दू नहीं बोलता वो इस्लाम का दुश्मन है। सर वर्ल्ड वॉर सेकंड क्यों हुआ था यार? ये तो बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी ना तुम, और वैसे मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो पॉलिटी में है नहीं। चलिए, चेष्टा का कहना सर बातें बहुत अच्छी करते हो बेटा, मैंने पढ़ाने की कोशिश की है आपको। सर आए हुए बिल में इंडिया था या भारत? आए हुए बिल में इंडिया लिखा हुआ था। चलिए चलिए, जो बिल आया था उसमें इंडिया लिखा हुआ था बेसिकली। ये बिल का फोटो है मेरे पास। ठीक है, आपका पर्सनल व्यू क्या है गॉडसे को लेकर? देख भाई, इस तरीके की मतलब अगर मेरे पास समय होता आपके पास, अभी अगर मेरे पास 20 मिनट बची हुई होती तो मैं गॉडसे को लेकर अपनी व्यू जरूर देता, लेकिन अभी मेरे पास 1 मिनट बची और 1 मिनट में अगर मैं अपनी व्यू दूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। चलिए, सभी कमेंट्स आ रही हैं।
चलो भाई कोई बात नहीं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं इसी तरीके से आप लोगों के बीच में आता रहूंगा, आपको बताने का प्रयास करता रहूंगा। ठीक है, कोई समस्या या दिक्कत होने पर आप मुझे क्लास में 5 मिनट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए आप सभी का।